हेलो फ्रेंड। एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल होने के बाद फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब लोगों के सामने समस्या यह है कि अभी जो समय है उसमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए या मुख्य परीक्षा की। मेरा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप काफी लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। अब जो समय है उसमें आप जो पहले पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से संबंधित जो टॉपिक है उसको भी अपने आप को अपडेट करते रहें। अब आपको प्रीलिम्स तथा मेंस की तैयारी साथ में लेकर करना है। अभी अगले कुछ दिनों में आपके सामने इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में भी आपको सहायता प्रदान करेगा। आज का जो टॉपिक है वो है नागरिकता यानी सीनियर सिटीजनशिप। हम कुछ प्रारंभिक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? आपको जो मुख्य परीक्षा हेतु संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं वो है भारतीय नागरिकता कितने तरीके से अर्जित की जा सकती है। जो अनिवासी भर्ती यानी एनआरआई तथा भारत के समुदाय नागरिक मतलब ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त अधिकार में भिन्नता क्या क्या है। साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि नागरिकता संशोधन बिल 2016 की मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि अगले कुछ समय में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा देने में भी सहायता प्रदान करेगा। अब है नागरिकता। नागरिकता को संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। हम लोग देखते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद में है। जो अनुच्छेद 11 है उसमें इसकी चर्चा की गई है। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब हुआ कि सभी देश के जो नागरिक होते हैं उनको एकल नागरिकता प्राप्त है। राज्य या प्रांत का नागरिकता प्राप्त नहीं है और केवल एक देश के नागरिक होते हैं, अन्य देश के नहीं। मतलब एक ही एकल नागरिकता प्राप्त होगा, दोहरा नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 23 और 30, अनुच्छेद 15 में हम लोग देखते हैं कि जो किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। 16 में हम लोग देखते हैं कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार या बलात्सर्म पर प्रतिषेध लगाता है, तथा जो अनुच्छेद 30 है उसमें कहा गया कि शिक्षण जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना करना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकता को प्राप्त नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब है कि जो अनुच्छेद भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसकी चर्चा मैं आपके सामने लिख कर रहा हूँ। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो भारत में जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। अगर उनके माता पिता कोई भारत में जन्म लिए हैं वो भी भारत के नागरिक होंगे। अगर भारतीय संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा तो भारत के नागरिक वो माने जाएंगे। अनुच्छेद जो 6 है वो पाकिस्तान से भारत में जो आए हैं वैसे व्यक्तियों के लिए है। इसमें कुछ लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि भारत में जो आए हैं उसमें उन पे अगर दादा दादी, माता पिता या नाना नानी भारत संविधान अधिनियम 1935 के समय वो भारत का नागरिक रहने का अधिकार रखते हो तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए हों लेकिन कुछ समय बाद वापस इंडिया लौट गए हो तो वो भारत के नागरिक माने जा सकते हैं। लेकिन ऐसा आवेदन वो 6 महीना यहाँ पे इंडिया में रहने के बाद ही वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अविभाजित भारत मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे जो स्वेच्छा से आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि
जो नागरिकता हो संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से इनको नहीं छीना जा सकता है। और अनुच्छेद 11 में है संबंधित नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये 5 से 11 जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है, इसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपके सामने किया हूँ। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को है। इसी के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें हैं। जिसको पूरा करके कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। पहला है जन्म से। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया हो तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। 1986 में संशोधन हुआ कि 1 जुलाई या उसके बाद जो व्यक्ति जन्म इंडिया में लेते हैं, अगर उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इसमें भी संशोधन, इसमें कोई एक था, पेरेंट्स में से कोई एक, लेकिन इसमें 3 दिसंबर 2004 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि माता पिता को दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा एक कहा जा रहा है कि उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत को नागरिकता प्राप्त हो सकता है। अब है कि वंश के आधार पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारत के बाहर जन्म लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 है उसके बाद जो भारत जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें यह है कि भारत का नागरिक तभी होगा जब उसका पिता, उसके फादर भारत का नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 में संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया था माता या पिता में से कोई एक का भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के बाहर वो जन्म लेते हैं तो भारत के नागरिक वो समझे जाएंगे। लेकिन 3 दिसंबर 2004 में एक संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि तभी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर उसका जन्म विदेश में हुआ हो तथा 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट को उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। भारत के अगर बाहर जन्म लेते हैं तो 1 वर्ष के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता हो, तब वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन के आधार पे रजिस्ट्रेशन में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कंडीशन है कि वो 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति, इंडियन ऑरिजिन का जो व्यक्ति है वो अविभाजित बाहर से बाहर रहा हो, उनको रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार है। ये ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो तथा 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उनको भी भारतीय नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, उनको अधिकार हैं वो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो कि भारत में रहते हों या भारत सरकार के अंदर नौकरी करते हो, उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसमें कुछ डिटेल्स इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। अब है कि देशीकरण के द्वारा कोई भी विदेशी अगर भारत में रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो। इसमें है कि आवेदन से पूर्व 12 माह से लगातार 12 मंथ से लगातार इंडिया में रह रहा हो। लेकिन 12 माह के पूर्व 14 वर्ष में कुल 11 वर्ष जरूर भारत में रह रहा हो। इसी 11 वर्ष को जो भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 जो बनाया गया है, उसमें यही कहा गया कि जो 11 वर्ष का जो टर्म है उसको घटा के 6 वर्ष का किया गया है कुछ लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो रह रहे हो। अब है कि भूमि के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से भी भारत का नागरिकता मिल जाता है। हम लोग देखते हैं जैसे सिक्किम को 1975 में इंडिया में मिला लिया गया, तो वहां के जितने लोग हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे स्वतः। अब एक नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकता है, तो इसमें है कि अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग देता है तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, नागरिकता को छोड़ सकता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर नागरिकता छोड़ रहे हैं तो आपके जितने भी अल्पवयस्क बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह है कि बर्खास्ती की जा सकती है अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता वो ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे नागरिकता को भी भारतीय नागरिकता से बर्खास्त की जाती है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि युद्ध के समय यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अब है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को
नागरिकता से बर्खास्त कर सकता है यदि वो नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता हो, युद्ध के समय नागरिक ने शत्रु की सहायता की हो, नागरिक समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष से रहा हो तथा रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर वो नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन 5 वर्षों में 2 वर्ष अगर विदेश में वो कैद में रहा हो तो उनको भी नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। अब है कि एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंस इंडियन। एनआरआई वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि वर्ष में 365 दिनों में कम से कम 182 दिन, मतलब 182 दिन 365 में से मतलब आधे से अधिक दिन वो किसी विदेश में रहते हो, किसी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि भारतीय पासपोर्ट वो धारण करते हैं, तो वैसे व्यक्ति एनआरआई कहे जाएंगे। इसमें 2011 में एक अधिसूचना के द्वारा एनआरआई को भी वोटिंग का राइट दिया गया। वो रजिस्ट्रेशन करवा के इंडिया में वोटिंग को कर सकते हैं। इन्हें सभी तरह का लाभ प्राप्त है जो कि एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। अब है कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है कौन से? तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा मॉरिशस वगैरह में या कैरिबियन कंट्री में जैसे कि वगैरह में वहाँ पे केला या अन्य खेतों में काम कर मजदूर के रूप में या किसी अपने व्यवसाय के लिए वो अगर 4 पीढ़ी से पहले वो भारत से जा चुके हैं तो और उन्होंने विदेशी नागरिकता ले चुके हैं तो उनके जो संतान है वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाएंगे, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहे जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा चीन के को नागरिकों को यह दर्जा प्राप्त नहीं होगा। इनको ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को है कि 15 वर्ष तक बिना वीजा के वो इंडिया भारत आ सकते हैं। इन्हें एनआरआई की तरह सुविधा प्राप्त है लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसे हैं जिनको प्राप्त नहीं, जैसे कि वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो ये कुछ है जो कि एनआरआई को प्राप्त है लेकिन यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है वो उनको प्राप्त नहीं है। अब है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक टर्म आई है जब दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया भारत सरकार के द्वारा 2005 में एक अधिसूचना के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि जो संविधान लागू होते समय या उसके पश्चात भारत नागरिक बनने की योग्यता वो रखते हो तो वो कहे जाएंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र पुत्री है, पोता पोती या नाती नातिन को ओसीआई कार्ड धारण किया जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हो वैसे कोई एक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोड़ के ही जो नागरिक हैं उनको ही ओसीआई कार्ड जारी किया जाएगा। इनको लाभ क्या है ओसीआई कार्ड को? वो जितनी बार चाहे वो इंडिया आ सकते हो। इनको एनआरआई की तरह ही वित्तीय, शैक्षणिक एवं जो आर्थिक सुविधाएं प्राप्त है। लेकिन इनको भी क्या है, पीआईओ की तरह इनको भी कृषि भूमि या किसी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार इनको नहीं है। ये महत्वपूर्ण उच्च पद पे भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है पीआईओ की तरह। लेकिन इन्हें एनआरआई कोटे से इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इनके भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन ये है कि जो एक है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन तथा ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब क्या है कि 6 जनवरी 2015 के बाद पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन तथा ओसीआई दोनों को मिला के मर्ज कर दिया गया। अब पीआईओ कार्ड नहीं जारी किया जाता, बाकी जितने भी पीआईओ कार्ड जारी किया पहले से पूर्व किया गया उनको ओसीआई का ही अधिकार दिया गया। तो अब है कि दोनों को समान अधिकार हो गया, पीआईओ और ओसीआई को भी। अब दोनों में कोई किसी प्रकार कोई भिन्नता नहीं है। अब काफी इंपॉर्टेंट एक है नागरिकता संशोधन बिल 2016। इसमें की मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। इसमें कहा गया है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई है, मुस्लिम को छोड़ के उनको अवैध प्रवासी जो इंडिया में है उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इनको जो देशीकरण के द्वारा जब पूर्ण नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसी के आधार पर इनको दिया गया है। लेकिन इसमें पूर्व में शर्त ये था
कि 12 माह से इंडिया में रह रहे हों, लेकिन उसके पूर्व 14 वर्ष में 11 वर्ष वो इंडिया में रह रहे हों। इसमें लेकिन नागरिकता संशोधन बिल में ये कहा गया है कि ऐसे जो 11 वर्ष का जो टर्म था उनको घटा के 6 वर्ष किया गया। पूर्व में था कि देशी कानून के द्वारा 11 वर्ष उनको रहना जरूरी था पिछले 12 माह के पूर्व में, लेकिन इनको घटा के 6 वर्ष कर दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 6 वर्ष से इंडिया में अवैध रूप से रह रहे हों, लेकिन कंडीशन ये कि वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई होनी चाहिए, तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन बिल 2016 में यह भी कहा गया है कि जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नागरिकता संशोधन बिल 2016। अब प्रश्न पे हम आते हैं कि भारतीय नागरिकता किस भाग में भारतीय संविधान किस भाग में उल्लिखित है। तो इसका जो आंसर होगा वो है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के अनुच्छेद 11 से 5 से 11 तक का। अब सेकंड प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय संविधान में विधि बनाने का अधिकार किसको है। तो ये है भारतीय संसद को। भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार, इसी आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। अब ये है कि मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ क्वेश्चन है वो आप डिटेल से मैंने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से अर्जित की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो अर्जित करने का है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि 5 शर्तें के साथ उनको भारतीय नागरिकता अर्जित की जा सकती है, जो कि जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के द्वारा या भूमि के राज क्षेत्र को मिलाए जाने पे है। इसमें है कि एनआरआई और ओसीआई की नागरिकता में क्या अधिकार है, जो कि डिटेल से मैंने बता दिया। तो ये सब मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और नागरिकता संशोधन बिल द्वारा मुख्य बातें जो था मैंने वो यहाँ पे उल्लेख कर दिया। इसको आलोचनात्मक व्याख्या करें इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट, आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट पे आपको लिखना होता है। इसमें है कि लगभग 60 से 70% आपको पॉजिटिव लिखना है, बाकी 20 से 25% आपको नेगेटिव लिखना है। तो ये दोनों पॉइंट पे पक्ष और विपक्ष दोनों पे लिखते हुए आपको इसको आंसर देना। जो जो मुख्य बातें हैं वो उसको मैंने उल्लेख कर दिया है। इसको लेके काफ़ी इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, वो सब को उल्लेख करते हुए आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।